नमस्कार विद्यार्थियों, एग्री पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है जल निकास। कौन सा टॉपिक? जल निकास। और इस जल निकास को इंग्लिश में वाटर ड्रेनेज के नाम से जानते हैं भी। जल निकास को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वाटर ड्रेनेज बोलते हैं। जल निकास या वाटर ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने चर्चा करें कि जल निकास होता क्या है और फिर बात यह कि जल निकास करना क्यों पड़ता है। सबसे पहले अगर अपने चर्चा करें कि जल निकास है क्या, तो जल निकास का मतलब क्या होता है? खेत में आवश्यकता से अधिक भरे, खेत में आवश्यकता से अधिक भरे जल को, आवश्यकता से अधिक भरे जल को कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालना, कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालना जल निकास के नाम से जाना जाता है। खेत में आवश्यकता से अधिक भरे पानी को, जल को कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालना किस नाम से जाना जाता है? जल निकास के नाम से जाना जाता है। सिंचाई की तरह इसमें भी आप ये कृत्रिम रूप नाम लिखोगे। कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास। मतलब पाइपों के माध्यम से या नालियां बनाकर जो भी अतिरिक्त जल होता है उसको खेत से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास या वाटर ड्रेनेज नाम दिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से। इतना याद रखना भी, अगर खेत में भरा हुआ पानी अपने आप अपने दबाव के कारण खेत से बाहर निकलेगा ना, तो कहीं न कहीं पानी के बहाव से आपके खेत में मृदा का कटाव भी हो सकता है, यानी मृदा क्षरण नाम की क्रिया आपके खेत में हो सकती है। तो आवश्यकता से अधिक भरे हुए पानी को खेत से बाहर निकालने के लिए आप कृत्रिम तरीका अपनाते हो और इसी कृत्रिम तरीके से खेत में भरे पानी को खेत से बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है? जल निकास बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने पढ़ रहे हैं, जल निकास का उद्देश्य क्या है? जल निकास का उद्देश्य क्या है भी? जल निकास करने से होता क्या है? जल निकास का उद्देश्य है मृदा वातन को बनाए रखना, मृदा वातन को बनाए रखना, मृदा वातन को बनाए रखना, मृदा वातन को बनाए रखना। ये जल निकास का उद्देश्य है, मृदा वातन को बनाए रखना। मृदा वातन का मतलब क्या है भी? अब ये भी समझना पड़ेगा। मृदा वातन किसको बोलते हैं? बोला जाता है कि आपकी ये जो मृदा है, इस मृदा में मृदा कणों के बीच में खाली स्थान होता है और खाली स्थान में वायु व जल पाए जाते हैं। वायु और जल पाया जाता है, वायु और जल पाया जाता है। जब मृदा के रंध्रावकाश पूर्ण रूप से जल से भरे जाते हैं तो वायु की कमी क्या वायु ना के बराबर उपस्थित होती है। तो जब मृदा के रंध्रों में वायु की कमी होती है ना, तो बाहर की वायु और मृदा की वायु का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और जब ये आदान प्रदान नहीं होता है ना, तो अंदर के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ढंग से नहीं हो पाती है। तो जैसे ही आप खेत में आवश्यकता से अधिक भरे पानी को खेत से बाहर निकाल देते हो ना, तो इसके कारण वायुमंडलीय वायु और मृदा वायु का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है और इसी आदान प्रदान को मृदा वातन के नाम से जाना जाता है। खेत में आवश्यकता से भरे हुए जल को जब आप खेत से बाहर निकाल देते हो तो मृदा के रंध्रावकाश पानी से खाली होने के कारण उनमें वायु भर जाती है और जब वायुमंडलीय वायु और मृदा वायु का आदान प्रदान होता है ना, तो इसी क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? मृदा वातन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जल निकास हो गया। अब बात यह कि खेत में अगर लंबे समय तक जल भरा रहेगा तो उससे क्या नुकसान होगा? जल भरे होने के कारण पौधों की जड़ों के द्वारा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं किया जाता है। जब पोषक तत्व
पौधा ग्रहण नहीं करेगा तो पौधे की पत्तियां जो है वो हरे से पीले रंग की हो जाएगी, और पीले रंग की होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नाम की क्रिया उस पौधे या फसल में नहीं हो पाएगी, जिससे पौधे की वृद्धि विकास वहीं पर रुक जाएगा। इस कारण या इस तरीके से जो जल भराव है, खेत में भरा हुआ पानी है, वो फसल को प्रभावित करने का काम करता है, और जब फसल प्रभावित होती है तो उस अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकालना पड़ता है, और खेत से बाहर निकालने की इस क्रिया का नाम क्या रखा गया है? जल निकास। फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है जल निकास के प्रकार। जल निकास के प्रकार, जल निकास के प्रकार। जल निकास के कुल 2 प्रकार है साहब। कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? एक तो नाम पढ़ते हैं अपने सतही जल निकास। कौन सा नाम? सतही जल निकास। जल निकास के 2 प्रकार है, सतही जल निकास और दूसरा नाम अधोसतही जल निकास। कौन सा नाम? अधोसतही जल निकास। सतही जल निकास और अधोसतही जल निकास, ये 2 प्रकार है। एक एक करके अपने कंप्लीट करना है, पहले सतही जल निकास और बाद में अधोसतही जल निकास। ठीक है, नेक्स्ट अपने कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। क्या पढ़ना है? जल निकास के प्रकार, प्रकार 2 और 2 में पहला नाम कौन सा? सतही जल निकास। कौन सा नाम है? सतही जल निकास। सतही जल निकास, सरफेस वाटर ड्रेनेज। सतही जल निकास का मतलब क्या है? मृदा सतह के ऊपर, मृदा सतह के ऊपर, मृदा सतह के ऊपर आवश्यकता से अधिक भरे पानी को, मृदा सतह के ऊपर आवश्यकता से अधिक भरे पानी को, आवश्यकता से अधिक भरे पानी को कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालना। मृदा सतह के ऊपर आवश्यकता से अधिक भरे पानी को कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालना कौन सा जल निकास कहलाएगा? सतही जल निकास। मृदा सतह के ऊपर का जो पानी है ना, वो खेत से बाहर निकालना सतही जल निकास कहलाता है। भारत में मुख्यतः, अपने देश में भारत में मुख्यतः सतही जल निकास अपनाया जाता है। भारत में मुख्यतः सतही जल निकास अपनाया जाता है। भारत में मुख्यतः सतही जल निकास अपनाया जाता है। भारत में मुख्यतः सतही जल निकास अपनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना है सतही जल निकास के प्रकार। किसके प्रकार? सतही जल निकास के प्रकार। सतही जल निकास के प्रकार। सतही जल निकास के प्रकार। ठीक है, सतही जल निकास के प्रकार में भी आपको 2 नाम पढ़ने हैं। सबसे पहला नाम पढ़ रहे हैं अपने समतल क्षेत्रों का जल निकास। सतही जल निकास के प्रकार में पहला नाम पढ़ रहे हैं समतल क्षेत्रों का जल निकास। समतल क्षेत्रों का जल निकास मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमि बिल्कुल समतल होती है, वहां पर पानी भर जाता है, तो उस पानी को कैसे बाहर निकाला जाता है? तो समतल क्षेत्रों में जल निकास के लिए आपको एक ही लाइन याद रखनी है। समतल क्षेत्रों में जल निकास हेतु मृदा का उपयुक्त ढलान। समतल क्षेत्रों में जल निकास हेतु मृदा का उपयुक्त ढलान जो है ना, ढलान 1.5 से 2% होना चाहिए। 1.5 से 2% होना चाहिए। सिर्फ इतना सा आपसे पूछा जाएगा, समतल क्षेत्रों में अतिरिक्त भरे हुए जल को क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए मृदा का उपयुक्त ढलान जो है वो कितना होना चाहिए? 1.5 से 2% होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उस समतल क्षेत्र के अतिरिक्त पानी को उस जगह से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अपने अभी क्या पढ़ा है? जल निकास के प्रकार पढ़ना था।
प्रकार में दो प्रकार बताया है, एक नाम सतही जल निकास और दूसरा अधोस्तयी जल निकास। पहले अपने शुरू किया है सतही जल निकास। सतही जल निकास का मतलब मृदा सतह के ऊपर आवश्यकता से अधिक भरे पानी को कृत्रिम रूप से खेत से बाहर निकालना। अपने देश में भारत में मुख्यतः कौन से प्रकार का जल निकास अपनाया जाता है? सतही जल निकास अपनाया जाता है। फिर आप पढ़ रहे हो सतही जल निकास के प्रकार, और इसमें सबसे पहले कौन सा नाम लिखा गया है? समतल क्षेत्रों का जल निकास। समतल क्षेत्रों में जल निकास के लिए मृदा का उपयुक्त ढलान 1.5 से 2% होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, सतही जल निकास का दूसरा प्रकार, कौन सा नाम? दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं और नाम है BBF प्रणाली। कौन सा नाम? BBF प्रणाली। BBF प्रणाली मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे इस प्रणाली का संबंध जल निकास के अलावा मृदा में नमी संरक्षण से भी है, मृदा में नमी संरक्षण से भी है, लेकिन जल निकास के संबंध में इस प्रणाली को कैसे पढ़ना है वो अपने अभी कवर करेंगे। BBF प्रणाली, सबसे पहला पॉइंट तो अपना हो गया BBF का पूरा नाम। BBF का पूरा नाम, BBF का पूरा नाम है ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम, ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है, ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं भी? हिंदी में बोला जाता है चौड़ी क्यारी कुंड विधि। चौड़ी क्यारी कुंड विधि, चौड़ी क्यारी कुंड विधि। सीधा प्रश्न पूछते हैं, BBF का संबंध किससे है? जल निकास से। BBF कौन से प्रकार का जल निकास है? सतही जल निकास। BBF की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। हिंदी में नाम क्या है इसका? चौड़ी क्यारी कुंड विधि। अब सुनो इस टॉपिक, इस पॉइंट में बात, ठीक है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले खेत को चौड़ी क्यारियों में विभाजित किया जाता है। खेत को चौड़ी क्यारियों में विभाजित किया जाता है। खेत को चौड़ी क्यारियों में विभाजित किया जाता है। खेत को चौड़ी क्यारियों में विभाजित किया जाता है। खेत को चौड़ी क्यारियों में विभाजित किया जाता है। खेत को बड़ी बड़ी चौड़ी क्यारियों में विभाजित करोगे। क्यारियों का आकार, क्यारियों का आकार, क्यारियों का आकार जो है ना वो कितना रखा जाता है? 120 से 150 सेंटीमीटर। क्यारियों का आकार 120 से 150 सेंटीमीटर रखा जाता है। क्यारियों का आकार, जो आपने खेत में चौड़ी क्यारियां बनाई है ना, उन क्यारियों का आकार कितना रखा जाएगा? 120 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। दो क्यारियों के मध्य, दो क्यारियों के मध्य, दो क्यारियों के मध्य 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का कुंड बनाया जाता है। 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का कुंड बनाया जाता है, कुंड बनाया जाता है। मतलब दो क्यारियां बनाओगे और उसके बीच में एक खाई जैसी संरचना, 45 सेंटीमीटर चौड़ा क्या बनाना है? कुंड बनाना है। मतलब इस तरीके से आपने क्या किया? पहले खेत में चौड़ी क्यारियां बना ली, ठीक है। चौड़ी क्यारियां बनाने के बाद में इसके बीचों बीच आपने क्या बना दिया? ये 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक कुंड बना दिया। मतलब इन दोनों क्यारियों में एकत्रित हुआ पानी पहले इस कुंड में आएगा और फिर आपके कुंड से होता हुआ खेत से बाहर निकाल दिया जाएगा। दो क्यारियों के मध्य 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का कुंड बनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, क्यारियां जो है ना, क्यारियां मृदा सतह से, क्यारियां मृदा सतह से, क्यारियां मृदा सतह से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाई जाती है। क्यारियां मृदा सतह से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाई जाती है या उठी हुई होनी चाहिए। उठी हुई क्यारियां बनाई जाती है। मतलब क्या है उठी हुई क्यारियों का? मतलब क्या समझ रहे हो कि आप दो क्यारियों के बीच में एक कुंड बनाओगे 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का। जब ये कुंड बनाओगे तो इसकी मिट्टी आपको खोदनी पड़ेगी। अरे पहले मृदा एकदम समतल है,
समतल मृदा को आपने चौड़ी चौड़ी क्यारियों में बांट लिया। अब इन चौड़ी चौड़ी क्यारियों के मध्य आप क्या बनाओगे? कुंड बनाओगे। कुंड बनाओगे तो ट्रेंच, खाई बनाओगे, मतलब मिट्टी को हटाओगे। जब मिट्टी हटाओगे ना तो कुंड की सतह और आपकी क्यारी की सतह के बीच में फर्क होगा, यानी आपकी क्यारी की सतह जो है ना वो कुंड की सतह की अपेक्षा थोड़ी ऊपर उठी हुई होगी, यानी क्यारियां जो है वो मृदा सतह से 15 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए, ताकि इन दोनों का पानी आसानी से कुंड में आ जाए। क्यारियां मृदा सतह से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाई जाती है। यह विधि बीबीए प्रणाली है ना, मुख्यतः यह विधि मुख्यतः काली कपासी मृदा वाले क्षेत्रों में, यह विधि मुख्यतः काली कपासी मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह विधि मुख्यतः काली कपासी मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह विधि मुख्यतः काली कपासी मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जहाँ पर काली कपासी मृदा, कठोर मृदा पाई जाती है ना, वहाँ पर इस विधि को मुख्यतः अपनाया जाता है। कहाँ पर? काली कपासी मृदा वाले क्षेत्रों में इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में जल निकासी के लिए मृदा का उपयुक्त ढलान, इस विधि द्वारा जल निकासी के लिए मृदा का उपयुक्त ढलान कितना होना चाहिए? 0.5%। मृदा का उपयुक्त ढलान कितना होना चाहिए? 0.5%। और बीबीएफ प्रणाली के द्वारा जो फसलें उगाई जाती है वो कौन कौन सी है? मुख्य फसलें, मतलब आप इस पद्धति को अपनाते हुए वहां पर कौन कौन सी फसलें उगा सकते हो। इस पद्धति को अपनाते हुए कौन कौन सी फसलें उगा सकते हो? तो नाम याद रखना है मूंगफली, मूंगफली के अलावा नाम याद रखना है मक्का, मक्का के बाद में नाम याद रखना है सोयाबीन। ठीक है, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन। इसके बाद में नाम आप लोगों को याद रखना है चना। ठीक है, इसके बाद में नाम याद रखना है प्याज। ये फसलें आप इस पद्धति के द्वारा आसानी से उगा सकते हो। लेकिन इन सभी फसलों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नाम है वो कौन से है? दो नाम है, मूंगफली व मक्का। मूंगफली व मक्का की खेती वाले क्षेत्रों में इस पद्धति को आप लोग आसानी से अपना सकते हो। ठीक है, ये कौन सा नाम हो गया? बीबीएफ प्रणाली। बीबीएफ प्रणाली सतही जल निकास का एक प्रकार माना जाता है। बीबीएफ का पूरा नाम ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम होता है। हिंदी में चौड़ी क्यारी कुंड विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि में खेत को चौड़ी क्यारियों में विभाजित किया जाता है। क्यारियों का आकार 120 से 150 सेंटीमीटर रखा जाता है। दो क्यारियों के मध्य 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का कुंड बनाया जाता है। क्यारियां मृदा सतह से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाई जाती है। यह विधि मुख्यतः काली कपासी मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस विधि में जल निकासी के लिए मृदा का उपयुक्त ढलान 0.5% होना चाहिए। मुख्य फसलें जो इस पद्धति द्वारा उगाई जा सकती है वो मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, चना और प्याज। लेकिन मुख्यतः जो फसलें उगाती हैं वो कौन सी है? मूंगफली और मक्का। ये सतही जल निकास के प्रकार हो गए। नेक्स्ट अपने अभी पढ़ते हैं अधोसतही जल निकास। दूसरा नाम कौन सा? अधोसतही जल निकास। अधोसतही जल निकास। अधोसतही को अपने अधोभूमि भी नाम दे सकते हैं। अधोभूमि, अधोसतही या अधोभूमि जल निकास। सब सरफेस, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज या अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी बोला जाता है। सब सरफेस ड्रेनेज या इसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम से भी जाना जाता है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ठीक है, अब सुनो बात। इस अधोसतही जल निकास में अपने क्या पढ़ना है? पौधों के जड़ क्षेत्र में, पौधों के जड़ क्षेत्र में, पौधों के जड़ क्षेत्र में, पौधों के जड़ क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक भरे जल को, पौधों के जड़ क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक भरे जल को, आवश्यकता से अधिक भरे जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना, कृत्रिम रूप से बाहर निकालना।
पौधे के या पौधों के जड़ क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक भरे जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना अधोस्तयी जल निकास कहलाता है। कौन सा जल निकास? अधोस्तयी जल निकास। कभी कभी क्या होता है, कई क्षेत्रों में ऐसा है कि मृदा सतह के नीचे मृदा की कठोर परत पाई जाती है, जिसके कारण मृदा का जो पानी है वो नीचे जाके रुक जाता है, यानी पौधे के जड़ क्षेत्र में जल भराव जैसी कंडीशन बन जाती है। तो जड़ क्षेत्र में जो आवश्यकता से अधिक पानी होता है उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना अधोस्तयी या अपृष्ठीय जल निकास या अधोभूमि जल निकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रकार का जो जल निकास है ना, यह पश्चिमी व यूरोपीय देशों में ज्यादा अपनाया जाता है। पश्चिमी व यूरोपीय देशों में, पश्चिमी व यूरोपीय देशों में अपनाया जाता है। यह जल निकास पश्चिमी व यूरोपीय देशों में अपनाया जाता है। पश्चिमी व यूरोपीय देशों में अपनाया जाता है। पश्चिमी व यूरोपीय देशों में अपनाया जाता है। भारत में मुख्यतः कौन सा? सतही जल निकास। पश्चिमी व यूरोपीय देशों में मुख्यतः कौन सा? अधोस्तयी जल निकास अपनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ें अधोस्तयी जल निकास के प्रकार। अधोसतही जल निकास के प्रकार। अधोसतही जल निकास के प्रकार। अधोस्तयी जल निकास के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? अधोस्तयी जल निकास के प्रकार कौन कौन से प्रकार है? इसमें सबसे पहला नाम अपने पढ़ रहे हैं टाइल्स जल निकास। कौन सा नाम? टाइल्स जल निकास। पहला काम तो आपका ये है कि नाम याद करना है। टाइल्स जल निकास कौन से प्रकार का जल निकास है? अधोस्तयी जल निकास। टाइल्स जल निकास अधोस्तयी जल निकास का प्रकार है। टाइल्स जल निकास, वैसे तो देखो इसको अगर लंबा चौड़ा पढ़ना चाहे तो कितना भी पढ़ सकते हैं। मृदा की सतह के ऊपर ये किया जाता है, वो किया जाता है, लेकिन अपने पेपर में आने वाले प्रश्न को करना है ढंग से। दो बातें आप लोगों को ढंग से याद रखनी है। कौन सी? टाइल्स जल निकास हेतु छिद्र युक्त पाइपों का प्रयोग किया जाता है। 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 छिद्र युक्त पाइपों का प्रयोग, आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है। ऐसा जल निकास जिसमें छिद्र युक्त पाइपों का प्रयोग किया जाता है, कौन सा नाम दिया जाता है? टाइल्स जल निकास। और सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, सीधा याद रखना है। वह प्रकार का जल निकास जिसमें छिद्र युक्त पाइपों के द्वारा मृदा सतह के नीचे का अतिरिक्त जल खेत से बाहर निकाला जाता है, कौन सा नाम? टाइल्स जल निकास। और टाइल्स जल निकास जो है ना, मुख्यतः टाइल्स जल निकास जो है ना, यह मुख्यतः क्ले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। क्ले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। क्ले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। क्षेत्रों में अपनाया जाता है। क्ले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। इतनी बात याद रखनी है। एक तो प्रश्न, टाइल जल निकास किसका प्रकार है? अधोस्तयी जल निकास का प्रकार है। ठीक है, टाइल्स जल निकास में जल निकासी कैसे की जाती है? छिद्र युक्त पाइपों के द्वारा। मुख्यतः कहाँ पर अपनाया जाता है? क्ले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में टाइल्स जल निकास अपनाया जाता है। ठीक है, अधोस्तयी जल निकास का पहला प्रकार हो गया। सेकंड, दूसरा नाम अधोस्तयी जल निकास का दूसरा प्रकार नाम कौन सा? मोल जल निकास। कौन सा नाम? मोल जल निकास। नाम काफी इंपॉर्टेंट है ये, मोल जल निकास। मोल जल निकास का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना है। मोल जल निकास नाम क्यों दिया है, और मोल जल निकास किसका प्रकार है? अधोस्तयी जल निकास का प्रकार है। मोल जल निकास का मतलब क्या है? इस प्रकार के जल निकास में मोल प्लाऊ की सहायता से, मोल प्लाऊ की सहायता से, मोल प्लाऊ की सहायता से नालियों का निर्माण किया जाता है। मोल प्लाऊ की सहायता से नालियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के जल निकास में मोल प्लाऊ की सहायता से नालियों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? नालियों का निर्माण किया जाता है।
मोल प्लाऊ की सहायता से नालियों का निर्माण किया जाता है। जल निकासी के लिए जो नालियां बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? मोल प्लाऊ की सहायता से। इसलिए इस जल निकास का नाम ही क्या रख दिया? मोल जल निकास। मोल प्लाऊ की सहायता से नालियों का निर्माण किया जाता है। और ये जो नालियां आप लोग बनाते हो ना, ये नालियां किस आकृति में बनाई जाती है? अंडाकार नालियों का निर्माण किया जाता है। कौन सी नालियों का? अंडाकार नालियों का निर्माण किया जाता है। कौन सी नालियों का? अंडाकार नालियों का निर्माण किया जाता है। मोल प्लाऊ की सहायता से मृदा सतह के नीचे अंडाकार नालियों का निर्माण किया जाता है। ये जो अंडाकार नालियां बनाई है ना आपने, इन नालियों की दक्षता, नालियों की दक्षता मतलब नालियां कब तक बनी रहेगी? तो नालियों की दक्षता जो है वो 3 से 5 वर्ष तक होती है। नालियों की दक्षता 3 से 5 वर्ष। कहीं आप बीच में सोच रहे हो कि ये नालियां बनाई, ये कच्ची नालियां बीच में गिर गई, तो ये नालियां जो है वो कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। ये नालियां जो है ना मुख्यतः मोल जल निकास जो है कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। क्षेत्रों में अपनाया जाता है। कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में अपनाया जाता है। ठीक है, ये इतने पॉइंट याद रखने हैं। मोल प्लाऊ की सहायता से नालियों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया मोल जल निकास। नालियां जो बनाई जाती है वो किस तरीके की बनाई जाती है? अंडाकार नालियों का निर्माण किया जाता है। नालियों की दक्षता 3 से 5 वर्ष तक होती है और मुख्यतः कहाँ पर अपनाया जाता है? कले या कठोर मृदा वाले क्षेत्रों में ये जल निकास अपनाया जाता है। ठीक है, अधोस्तयी जल निकास के 2 प्रकार हो गए। तीसरा नाम कौन सा लिखोगे आप? तीसरा नाम लिखोगे ऊर्ध्वाधर जल निकास। कौन सा नाम? ऊर्ध्वाधर जल निकास। ऊर्ध्वाधर जल निकास, वर्टिकल ड्रेनेज जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जल निकास। इंपॉर्टेंट नाम है भी, ऊर्ध्वाधर जल निकास। ऊर्ध्वाधर जल निकास, ठीक है। इस प्रकार का जल निकास कहाँ पर अपनाया जाता है? जहाँ पर मृदा अनइवन अंडुलेटिंग होती है, मतलब उबड़ खाबड़ होती है, वहां पर इस प्रकार का जल निकास अपनाया जाता है। मतलब जहां पर मृदा में ढलान होता है वहां पर पानी आके रुक जाता है। जहां पर मृदा में ढलान होता है वहां पर पानी आके रुक जाता है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करते हो? मृदा सतह के ऊपर कुओं का निर्माण करते हो, उथले कुएं बनाते हो। क्या करते हो? मृदा सतह पर उथले कुओं का निर्माण किया जाता है। उथले कुओं का निर्माण किया जाता है। मृदा सतह पर कम गहरे कुएं बनाए जाते हैं, उथले कुओं का निर्माण किया जाता है। मृदा सतह पर उथले कुओं का निर्माण किया जाता है। मृदा सतह पर कुओं का निर्माण करके जो जल निकास किया जाता है ना, कुओं का निर्माण करके जो जल निकास किया जाता है उसको ऊर्ध्वाधर जल निकास बोलते हैं। और इस प्रकार का जो जल निकास है ना, मुख्यतः कॉफी उद्यान में अपनाया जाता है। मुख्यतः कॉफी उद्यान में अपनाया जाता है। कहाँ पर? मुख्यतः कॉफी उद्यान में अपनाया जाता है। याद रख लेना भी, ऊर्ध्वाधर जल निकास जो है ना, ये मुख्यतः कॉफी उद्यान, कॉफी गार्डन में अपनाया जाता है। ठीक है, ये अधोस्तयी जल निकास के 3 प्रकार हो गए। इसके बाद में 4 और 5 2 नाम और पढ़ने हैं। चौथा प्रकार कौन सा नाम? चौथा प्रकार पढ़ना और नाम है इसका हेरिंग बोन प्रणाली। कौन सा नाम है साहब? हेरिंग बोन प्रणाली। हेरिंग बोन प्रणाली, हेरिंग बोन प्रणाली, ठीक है। और एक नाम अपने पढ़ते हैं ग्रिडी रोन प्रणाली। कौन सा नाम? ग्रिडी रोन प्रणाली। एक तो नाम है हेरिंग बोन प्रणाली और एक नाम है ग्रिडी रोन प्रणाली। ये दोनों भी अधोस्तयी जल निकास के प्रकार है। नाम ही काफी है। कई बार तो सिर्फ नाम ही आते हैं। आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे, तो आपने इसलिए नहीं सुने कि इतने ज्यादा प्रचलन में नहीं है। ये हेरिंग बोन प्रणाली और ग्रिडी रोन प्रणाली सिर्फ नाम पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब क्या है? हेरिंग बोन प्रणाली और ग्रिडी रोन प्रणाली। हेरिंग बोन प्रणाली जो है ना, इसमें आपका संपूर्ण खेत जो होता है, संपूर्ण खेत जो होता है ना,
इसके बीचों बीच नाली बनाई जाती है। संपूर्ण खेत के बीचों बीच इस तरीके से जल निकासी के लिए नाली बनाई जाती है और इस नाली के दोनों साइड में इस तरीके से सहायक नालियां बनाई जाती है। दोनों साइड में इस तरीके से सहायक नालियां बनाई जाती है। और ये जो ग्रिडी रोन प्रणाली है, इसमें आप लोग क्या करते हो, इस प्रकार के जल निकास में खेत में बीचों बीच बिल्कुल एक मुख्य नाली बनाते हो और मुख्य नाली की केवल एक ही दिशा में क्या बनाई जाती है, सहायक नाली बनाई जाती है। ये जो नालियां हैं ये सहायक नालियां हैं, ये जो है ये सहायक नालियां बनाई हुई है। ये किस तरीके की नालियां हैं, सहायक नालियां, ठीक है, सहायक नालियां जो एकत्रित पानी को मुख्य नाली में लाने का काम करेगी। कौन सा नाम, सहायक नालियां। ये नालियां कौन सी है, सहायक नालियां हैं जो अतिरिक्त पानी को मुख्य नाली में लाने का काम करेगी। ग्रिडी रोन में एक साइड में क्यों बनाते हैं, हो सकता है कि एक साइड में ढलान होता है जहाँ पर पानी आके ये रुक जाता है और एक जगह थोड़ी समतल होती है तो वहाँ पर पानी नहीं रुक पाता। जहाँ पर पानी नहीं रुकता है वहाँ पर आपको सहायक नालियाँ बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग इसमें पढ़ोगे क्या क्या पढ़ना है। हेरिंग बोन प्रणाली का संबंध जल निकास से है, जल निकास में अधोस्थायी जल निकास से है। ग्रिडी रोन प्रणाली का संबंध भी किससे, अधोस्थायी जल निकास से। हेरिंग बोन प्रणाली का मतलब क्या है, मुख्य नाली की दोनों दिशा में, मुख्य नाली की दोनों दिशा में सहायक नालियां बनाकर, मुख्य नाली की दोनों दिशा में सहायक नालियां बनाकर, मुख्य नाली की दोनों दिशा में सहायक नालियां बनाकर जल निकास करना, जल निकास करना, जल निकास करना किस नाम से जाना जाता है, हेरिंग बोन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हेरिंग बोन प्रणाली मुख्य नाली की दोनों दिशा में सहायक नालियां बनाकर, ये दिख रहा है ना आपको, दोनों साइड में सहायक नालियां बनाकर जो जल निकास करते हो इसको क्या नाम दिया जाता है, हेरिंग बोन प्रणाली। और ग्रिडी रोन प्रणाली का मतलब क्या है, मुख्य नाली की एक ही दिशा में, मुख्य नाली की एक ही दिशा में सहायक नालियां बनाकर, एक ही दिशा में सहायक नालियां बनाकर जल निकास करना, एक ही दिशा में सहायक नालियां बनाकर जल निकास करना किस नाम से जाना जाता है, ग्रिडी रोन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दोनों दिशा में सहायक नालियां बनाओगे तो नाम हेरिंग बोन प्रणाली, और एक ही दिशा में सहायक नालियां बनाओगे तो नाम क्या बनेगा, ग्रिडी रोन प्रणाली। इसके बाद में आपको नाम पढ़ना है जल निकास गुणांक। कौन सा नाम, जल निकास गुणांक। कौन सा नाम पढ़ना है, जल निकास गुणांक। जल निकास गुणांक का मतलब क्या है भी, जल निकास गुणांक का तात्पर्य प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में 24 घंटों में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 24 घंटों में, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 24 घंटों में खेत से बाहर निकाले गए जल की मात्रा, खेत से बाहर निकाले गए जल की मात्रा 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 24 घंटों में खेत से बाहर निकाले गए जल की मात्रा को क्या बोला जाता है, जल निकास गुणांक बोलते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उस क्षेत्रफल में से 24 घंटों में जितना पानी खेत से बाहर निकाला जाएगा उसी जल की मात्रा को क्या नाम दिया जाता है, जल निकास गुणांक नाम देते हैं। फिर इसके बाद में नाम पढ़ना है आपको बायो ड्रेनेज प्लांट। इसका एग्जाम्पल मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, बायो ड्रेनेज प्लांट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भी, बायो ड्रेनेज प्लांट। और इसी को क्या बोलते हैं, जैव जल निकासी पौधा। कौन सा नाम, जैव जल निकासी पौधा, जैव जल निकासी पौधा, जैव जल निकासी पौधा।
बायो ड्रेनेज प्लांट जो अपने जड़ तंत्र के द्वारा अधिक मात्रा में पानी का अवशोषण करके वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा जल की कमी या जल को निष्कासित करने का काम करता है, उसको क्या नाम देते हैं? बायो ड्रेनेज प्लांट। ठीक है, बायो ड्रेनेज प्लांट का उदाहरण कौन सा है? सफेदा। कौन सा नाम है साहब? सफेदा। और सफेदा को क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टस के नाम से जाना जाता है, सफेदा या यूकेलिप्टस। ये अपना जल निकास का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जल निकास है क्या, जल निकास का उद्देश्य क्या होता है, जल निकास के प्रकार कौन कौन से हैं, सतही जल निकास और अधोसतही जल निकास। सतही जल निकास में दो नाम पड़े हैं, समतल क्षेत्रों का जल निकास और बीबीए प्रणाली। बीबीए प्रणाली आप लोगों को मुख्यतः याद रखनी है। फिर अधोसतही जल निकास। अधोसतही जल निकास में प्रकार टाइल्स जल निकास, मोल जल निकास, ऊर्ध्वाधर जल निकास, हेरिंगबोन प्रणाली, ग्रिडिरोन प्रणाली। फिर इसके बाद में जल निकास गुणांक और बायो ड्रेनेज प्लांट। ये यहाँ तक का अपना जल निकास या वाटर ड्रेनेज का टॉपिक जो है वो एकदम कंप्लीट है। ठीक है, धन्यवाद।